नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है आश्रम। भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है आश्रम व्यवस्था, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय समाज में जो आध्यात्मवाद है वो प्रमुख विशेषता है भारतीय संस्कृति की और भारतीय समाज की, और साथ ही इसमें आध्यात्मवाद एवं सांसारिकता दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। और भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में जो व्यक्ति का जो जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को माना गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे और इस संसार में रहता हुआ त्याग और भोग की ओर प्रेरित हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सके। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज में या भारतीय संस्कृति में एक व्यक्ति की जो संपूर्ण जीवन अवधि है उसे 4 भागों में बांटा गया है। और जीवन के जो प्रत्येक भाग है उसके लिए एक विशेष प्रकार के नियमों की या कर्तव्यों की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और जीवन की जो इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा गया है। तो आश्रम व्यवस्था के बारे में आज हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ आश्रम, आश्रम का अर्थ। तो डॉक्टर प्रभु के अनुसार जो आश्रम शब्द है उसका अर्थ है परिश्रम या उद्योग करना। और आश्रम शब्द के जो 2 अर्थ लगाए गए हैं कि वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, और दूसरा है इस प्रकार के जो प्रयत्न या उद्योग करने के लिए की जाने वाली क्रिया। तो इस प्रकार आश्रम का अर्थ है ऐसे क्रिया स्थल से है जहाँ कुछ समय के लिए ठहरकर व्यक्ति उद्यम करता है या क्रिया करता है या कोई काम करता है। तो शाब्दिक दृष्टि से यदि हम देखें तो आश्रम का जो अर्थ है वो है ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में यानी कि स्वयं में आवश्यक गुणों का विकास करता है और अपने को आगे की जो जीवन यात्रा है उसके लिए तैयार करता है। तो इस प्रकार आश्रम में आश्रम में कोई लक्ष्य न होकर आश्रम एक लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन माना गया है। यानी कि जीवन की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें उससे गुजरते हुए जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, उसके लिए इसमें प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति अपने को यानी कि स्वयं को दूसरे आश्रम या दूसरी अवस्था के लिए अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को योग्य बनाता है। आगे हम देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें मनुष्य के लिए 4 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन कर्तव्यों को पुरुषार्थ कहा गया है, यानी कि 4 पुरुषार्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आश्रम के द्वारा इन चारों कर्तव्यों की या चारों जो पुरुषार्थ है उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है और व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे अपने भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने प्रयास के द्वारा उसके जो समस्त दायित्व है, कर्तव्य हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से
पूर्ण करें और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करें। इस प्रकार आश्रम का ये अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं आश्रमों का विभाजन। तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की जो संपूर्ण जीवन अवधि है उसको 100 वर्ष माना गया है और उसी के आधार पर संपूर्ण जीवन को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और चारों आश्रमों के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित किए गए हैं और इन आश्रमों से गुजरता हुआ व्यक्ति जो विभिन्न पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न करता है। तो सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का जो सबसे पहला आश्रम है और भारतीय संस्कृति के अनुसार उपनयन संस्कार के बाद जो बालक होता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और जो उपनयन संस्कार की जो आयु है वो अलग अलग वर्ण के बालक के लिए प्राचीन समय में अलग अलग आयु निर्धारित की गई थी और इस संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। और ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और दूसरा है चर्य। तो ब्रह्म का अर्थ है महान और चर्य का अर्थ है अनुसरण करना या चलना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा महानता के मार्ग पर चलना। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ जो सभी प्रकार के जो संयम है, जैसे कि अनुशासन, नैतिकता, कर्तव्य परायणता, आचरण की शुद्धता, पवित्रता आदि से लिया गया है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इंद्रिय संयम से ही नहीं बल्कि जो इंद्रियों पर संयम रखते हुए वेदों के अध्ययन से भी था पहले। और इस आश्रम में ब्रह्मचारी होता है जो व्यक्ति, वह संयम में रहता हुआ अपने आप में अनेक गुणों का विकास करता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है और स्वयं को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। साथ ही जो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसके जो कर्तव्य बताए गए हैं उसके कर्तव्यों का भी इस प्रकार निर्धारण किया गया है जिससे कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से हो सके। और उसके लिए संयम और विभिन्न कर्तव्यों का पालन इस दृष्टि से आवश्यक था कि उसका जो शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो सके और इसके लिए आवश्यक था कि उसे ऐसी वस्तुओं को प्रयोग में लाने की आज्ञा नहीं थी ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कि उसकी काम की भावना को भड़काने में सहायक हो। साथ ही बालक के लिए नृत्य, गायन, झूठ, हिंसा आदि कामों को भी वर्जित माना गया है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज करना, अध्ययन में रुचि रखना आदि को आवश्यक बताया गया है जिससे कि उसका मानसिक विकास संभव हो। साथ ही आध्यात्मिक विकास के लिए बालक को स्वयं को अहिंसा, सत्य, पवित्रता, संतोष आदि गुणों का विकास करने के लिए आवश्यक बताया गया है। यदि हम ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका समाजशास्त्रीय महत्व देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आश्रम महत्वपूर्ण है। साथ ही यह आश्रम समाज की जो सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन समय में जो सांस्कृतिक परंपराएं थी केवल मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही जो इसकी सहायता से जो भारतीय समाज के जो आदर्श है, जो व्यवहारिक प्रतिमान है,
उनको भी अनेक वर्षों तक बनाए रखा, संजोए रखा समाज में। और इस आश्रम में बालक विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता था और उसे उचित, अपने आप को उचित धर्म का या अपने कर्तव्यों का पालन करना वो सीखता था। नेक्स्ट जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न होने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और उसके लिए जो गृहस्थ आश्रम की जो अवधि है वो 25 से 50 वर्ष तक रखी गई है, 50 वर्ष की आयु तक रखी गई है। और गृहस्थ आश्रम को कर्म स्थल के रूप में माना गया है, जहाँ की व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में जो प्राप्त शिक्षाएं होती थी उनको व्यवहारिक रूप देता था, व्यवहार में उनको अपनाता था। और इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए आगे बढ़ता है। और धर्म, अर्थ और काम जो 3 पुरुषार्थ हैं उनकी पूर्ति करता है। और गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति के जो दायित्व है, बहुत दायित्व बताए गए हैं। इन दायित्वों में यज्ञ, दान, तप आदि सम्मिलित किए गए हैं। और एक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य प्राणियों के लिए अपने दायित्वों का पालन करें। साथ ही गृहस्थ के लिए धर्म की पूर्ति के लिए जो 5 महायज्ञ हैं उनका भी पालन करना आवश्यक बताया गया है। और इन यज्ञों के द्वारा जो गृहस्थ व्यक्ति होता है वह ऋषियों, देवताओं, माता पिता, अतिथियों और विभिन्न प्राणियों के प्रति जो अपने दायित्व होता है उसका निर्वाह करता है। और इन यज्ञों का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर उसे ले जाना और समाज की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनकी रक्षा करना और समाज के प्रति अपने जो दायित्व है उनका निर्वाह करने के लिए उसको प्रेरित करना है। और जो गृहस्थ आश्रम है उसको सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति का जो जीवन है उसके साथ अनेक सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं। और गृहस्थ आश्रम में 3 जो अन्य आश्रम हैं, 3 जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और जो संन्यास आश्रम है उसके जो लोग हैं वो अपने भरण पोषण के लिए गृहस्थ पर ही निर्भर रहते हैं। और इस आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस कारण भी माना गया है क्योंकि जीवन की जो सफलता है वो गृहस्थ आश्रम की सफलता पर ही निर्भर करती है। क्योंकि ये जो आश्रम है ये पुरुषार्थ है, जैसे धर्म, अर्थ और काम, उनकी पूर्ति का स्थल है। साथ ही इसमें जो एक गृहस्थ है वो उसके लिए जो निर्धारित 5 महायज्ञ हैं उनका वो निर्वाह करता है, उनका पालन करता है। साथ ही समाज के जो कल्याण है उसमें योगदान देता है, क्योंकि अन्य जो 3 आश्रमों के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा वो सामूहिक कल्याण में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम के पश्चात यानी 50 वर्ष की अवधि के पश्चात 75 वर्ष की जीवन अवधि तक गृहस्थ आश्रम को रखा गया है। और गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम की जो आयु है वो 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक रखी गई है। और वानप्रस्थ का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वन की ओर प्रस्थान करना। इसका मतलब यह है कि जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात व्यक्ति को अपने जो परिवार है, अपने जो रिश्तेदार है, संबंधी है और समाज को छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए और मानव मात्र की सेवा के लिए अपना समय लगाना चाहिए।
वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति का जो मुख्य लक्ष्य है वो संन्यास आश्रम के लिए स्वयं को तैयार करना है। और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनमें इंद्रिय संयम, सांसारिकता से विरक्ति, जीवों के प्रति दया और भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करना। ये जो कर्तव्य है एक वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं। और वानप्रस्थ आश्रम का जो महत्व है उस प्रकार है कि वानप्रस्थ आश्रम व्यक्ति को मानसिक विकास में योगदान देता है, उसके जीवन को पवित्र बनाता है और दूसरी ओर उसे सभी प्रकार की जो सांसारिक चिंताएं हैं उनसे मुक्त करता है और संसार के प्रति उसमें विरक्ति का भाव उत्पन्न करके उसे मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है उसके लिए तैयार करता है। नेक्स्ट जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात यानी कि 75 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। और संन्यास आश्रम में व्यक्ति का जो प्रमुख लक्ष्य है या एक पुरुषार्थ है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और व्यक्ति संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और साथ ही जो एक सन्यासी के लिए जो कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत जैसे कि भिक्षावृत्ति से भोजन प्राप्त करना, चोरी न करना, पवित्रता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दया करना, क्रोध न करना, गुरु की सेवा करना, सत्य बोलना, सभी प्राणियों के प्रति क्षमावान होना, ये जो कर्तव्य है एक सन्यासी के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति की जो संपूर्ण जीवन अवधि है उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है और व्यक्ति इन चारों आश्रमों से गुजरता हुआ जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति उसके लिए प्रयत्न करता है। जो आश्रम व्यवस्था है उसका जो समाजशास्त्रीय जो महत्व है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो महत्व है वो है जीवन के समुचित विकास की भावना। तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के जो जीवन है उसका समुचित विकास की भावना पर आश्रम व्यवस्था आधारित है, क्योंकि आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की जो शारीरिक शक्ति है, कार्य क्षमता है, अनुभव है, मानसिक प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन आता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्वानों ने तो जीवन को बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में विभाजित किया और प्रत्येक आश्रम और उसी के अनुसार विशेष आश्रम की व्यवस्था की ताकि व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास हो सके। नेक्स्ट है मानवीय गुणों के विकास में सहायक। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति में जो विभिन्न मानवीय गुण हैं जो एक व्यक्ति में अपेक्षा की जाती है, जिन गुणों की आश्रम व्यवस्था में उन गुणों के विकास के लिए व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि उसमें त्याग, परोपकार, उदारता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, भाईचारे की भावना आदि गुणों का विकास हो सके। नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज के पारस्परिक निर्भरता पर जोर। व्यक्ति और जो समाज है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं और दोनों का जो विकास है वो संतुलित रूप से एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए ये समझ लेता है कि वह केवल स्वयं या परिवार के लिए नहीं जीता बल्कि समाज के लिए भी वह जीता है और उसको हर समय समाज की आवश्यकता रहती है।
साथ ही वह स्वयं भी समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो विभिन्न प्रकार के जो उसके दायित्व निर्धारित किए गए हैं विभिन्न आश्रमों में, उनको पूरा करते हुए वह समाज के विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के जो विभिन्न कर्तव्य हैं और दायित्व हैं वो इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि उसके जो व्यवहार है वो समाज स्वीकृत जो तरीके हैं, नियम हैं, समाज स्वीकृत जो आचरण है उनके आधार पर उनके अनुसार निर्धारित हो, उनके अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित किया गया है, जिससे कि व्यक्ति का जो चरित्र निर्माण, जो कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। साथ ही व्यक्ति यदि समाज विरोधी कोई कार्य करता है तो समाज के द्वारा उसका विरोध भी किया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवहारिक और उपयोगितावादी पक्ष है उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं कि वह संपूर्ण समाज के विकास में सहायक होने के साथ साथ संपूर्ण समाज के हित में भी है। और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो धर्म के अंतर्गत जो कर्तव्य पक्ष है, यानी कि जो भी व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उनके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के लिए जो एक गृहस्थ के द्वारा जो संपन्न जो 5 महायज्ञ हैं उनको निर्धारित किया गया है, उनकी सामाजिक दृष्टि से बहुत उपयोगिता है। तो इसी प्रकार अर्थ को व्यक्ति पुरुषार्थ मानकर धन कमाना व्यक्ति के लिए एक आवश्यक बताया गया है, परंतु यहाँ धन को केवल स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति का साधन नहीं माना है, बल्कि धन का उपयोग संपूर्ण समाज के हित में करने की बात कही गई है। इसी प्रकार वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक कार्य करने और अपने को त्याग की भावना, स्वयं में त्याग की भावना विकसित करने का जो अवसर है वो भी उसके लिए बताया गया है। तो इस प्रकार जो आश्रम व्यवस्था है उसका व्यवहारिक और उपयोगितावादी पक्ष भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हमने भारतीय समाज और संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है आश्रम व्यवस्था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है।